नमस्कार, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य विषय को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है वो है हिंदी गद्य का विकास। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक युग में ही हिंदी गद्य का विकास क्यों होता है और हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण कारण क्या थे, मतलब वे कौन से कारण थे कि इसी समय हिंदी गद्य का विकास होना था, इससे पहले क्यों नहीं हुआ, और इस समय जो कारण थे वो मुख्य कारण कौन कौन से थे हम विस्तार से पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ कुछ तथ्य भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दिया करो और साथियों के साथ भी इसे शेयर कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है और इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी गद्य का विकास। हमें पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी में आधुनिक युग को वो गद्य काल की संज्ञा देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि उनका मानना यह है कि आधुनिक युग में विराट स्तर पर गद्य का विकास होता है और इसके पीछे कारण क्या थे उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसा कि हमने आपको पिछली बार बताया था कि आधुनिक युग की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है 1850 के आसपास। लगभग हमने क्या माना था? 1850 के आसपास हमने क्या माना है? हिंदी गद्य का हिंदी में आधुनिक युग का प्रारंभ। ठीक है, तो इससे पहले अगर हम देखते हैं कि हिंदी गद्य की नींव कहां से पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पूर्व के 3 कालों को देखते हैं, कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। इन तीनों कालों में गद्य की बहुत कम मात्रा में पुस्तकें हमें देखने को मिलती है। अगर आदिकाल में बात करें तो राहुल वेल कर लो, उक्ति व्यक्ति प्रकरण कर लो, तो ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं ये गद्यात्मक है, लेकिन इसमें पूर्णतया हिंदी इसमें हमें दिखाई नहीं देती है, न ही हमें परिनिष्ठित हिंदी का इसमें रूप हमें दिखाई देता है। और आधुनिक युग में जो गद्य का विकास होता है वो किस भाषा में होता है? वो होता है खड़ी बोली हिंदी में। किस में होता है? खड़ी बोली हिंदी में। और ये जो मुख्यतः हम मानते हैं कि ये दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली जाने वाली एक स्थानीय बोली थी, जो अब जिसे हम राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं वो कहीं ना कहीं इसी का ही रूप है। तो ये मतलब ये जो खड़ी बोली हिंदी है इसी को हमने संविधान के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा दे रखा है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि हिंदी गद्य का विकास आधुनिक युग में ही क्यों हुआ। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आधुनिकता का भारत में आना जहां तक होता है तो हम अंग्रेजों को ही उसकी देन मानते हैं, अंग्रेजों को ही इसके लिए उचित ठहराते, क्योंकि दरअसल अंग्रेजों के कारण भारत में शिक्षा का प्रचार हुआ और अंग्रेजों के कारण ही यातायात का विकास हुआ, अंग्रेजों के कारण ही आधुनिक तकनीकी का विकास होता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये समझ सकते हैं कि हिंदी गद्य में के विकास में वे प्रमुख कारक कौन कौन से थे। तो सबसे पहला कारण है, हम अगर अंग्रेजों की देन से देखें तो फोर्ट विलियम कॉलेज। क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज। अब ये क्या है? ये दरअसल क्या था कि 1800 ईस्वी के आसपास, यानी कि कहीं कहीं आपको 1799 भी मिलेगा और एग्जैक्ट में 1800 ईस्वी में एक कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, जिसके प्रिंसिपल जो थे जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक है, जॉन गिलक्राइस्ट इसके प्रिंसिपल बनाए गए। इस कॉलेज का उद्देश्य क्या था? इस कॉलेज का उद्देश्य होता था कि जब भी कोई भारत में अंग्रेज अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी आता था तो उसे भारतीय भाषाओं का ज्ञान करवाने के लिए, किसका ज्ञान करवाने के लिए? भारतीय भाषाओं का ज्ञान करवाने के लिए यहां पर एक ऐसी फोर्ट विलियम कॉलेज खोली गई थी जिसमें भारतीय भाषाओं में गद्य की पुस्तकें तैयार करवा रहे थे। भारतीय भाषाओं में गद्य की पुस्तकें कहां पर करवा रहे थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में, जिसकी स्थापना कब होती है? 1800 ईस्वी में। और इसके प्रिंसिपल किसे बनाया जाता है? जॉन गिलक्राइस्ट को बनाया जाता है। अब दरअसल मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भारतीय भाषाओं में जब गद्य की पुस्तकें तैयार करवा रहे थे तो प्रत्येक भाषा के 2 मुंशी हैं, वो वहां पर काम करते थे भाषा के गद्य की पुस्तकें तैयार करवाने में।
ठीक है। तो अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी गद्य की पुस्तकें तैयार करवाने वाले दो मुंशियों में एक तो थे सदल मिश्र, जिन्होंने लिखी नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान। दूसरे थे लल्लूलाल, लल्लूलाल, इन्होंने लिखी किताब प्रेम सागर। इससे आप क्या समझते हो? दरअसल होता क्या है कि जब अंग्रेज शासन व्यवस्था यहां पर लागू हो चुकी थी, तो उसके बाद में इनको प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या थी कि अंग्रेज अधिकारियों को इस क्षेत्र की भाषाओं का भी ज्ञान हो, इसके लिए इन्होंने क्या किया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दी। अब ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित हुई, यहां पर जो अलग अलग भाषाओं के मुंशियों द्वारा गद्य की पुस्तकें तैयार करवाई गई, उसमें से हिंदी भी एक भाषा थी, उस समय की भारत की एक भाषा थी। उस भाषा में गद्य की पुस्तकें जो तैयार करवाने का काम कर रहे थे, उसमें दो व्यक्तियों के नाम आते हैं, जिसमें पहला मुंशी है सदल मिश्र, जिन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक गद्यात्मक पुस्तक का लेखन किया, और दूसरा नाम है लल्लूलाल, जिन्होंने प्रेम सागर के नाम से हिंदी गद्य पुस्तक का लेखन किया है। अब इसके बाद में दरअसल क्या होता है, अंग्रेजों का ये प्रयास था कि भारत में जो प्रशासनिक अधिकारी आएंगे उनको भारतीय भाषाओं का ज्ञान करवाने के लिए गद्य की पुस्तकें तैयार करवाएं, लेकिन इसका प्रभाव क्या रहा कि धीरे धीरे भारत में गद्य का विराट रूप हमें देखने को मिलता है। मतलब न सिर्फ गद्य की पुस्तकें बल्कि वह साहित्य के क्षेत्र में भी, साहित्य में भी गद्य का प्रादुर्भाव होने लगता है। जैसे हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में नाटक, निबंध, लगभग उपन्यास, कहानी भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी चीजें कहां से आती है? जब ये अंग्रेजों ने प्रयास किया, हालांकि उन्होंने अपने भले के लिए किया, लेकिन उससे सीख हमने भी ग्रहण की, जिसके चलते हमें यह फायदा हो गया। अब दरअसल क्या होता है कि दो व्यक्ति ऐसे थे, इन दो के अलावा दो व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने, एक तो थे सदा सुखलाल, दूसरे थे इंसा अल्लाह खान। ठीक है, सदा सुखलाल जी थे जिन्होंने सुख सागर के नाम से गद्यात्मक पुस्तक का लेखन किया, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर अपना कार्य कर रहे थे। दूसरे थे इंसा अल्लाह खान, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, और इसका दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। तो आपको याद क्या रखना है कि उदयभान चरित है, उसी का ही दूसरा नाम है रानी केतकी की कहानी, या रानी केतकी की कहानी नामक पुस्तक है जिसका दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। तो इस प्रकार से आप अगर इस सारे पाठ्यक्रम को देखें तो यहाँ पर दो तीन चीजें हैं जो आपको पूछी जा सकती है, जैसे सदल मिश्र जी की पुस्तक का नाम नासिकेतोपाख्यान, और दूसरी बात जो ये भी पूछ सकते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत कार्य करने वाले दो भारतीय विद्वान कौन से थे जो भाषा मुंशी के रूप में कार्य कर रहे थे? तो वो सदल मिश्र और लल्लूलाल। दूसरा प्रश्न यह भी बन सकता है, फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर रहकर कार्य करने वालों में से सदा सुखलाल और इंसा अल्लाह खान। ठीक है। तीसरा प्रश्न यह भी बन सकता है कि रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो आप ले सकते हो उदयभान चरित। ठीक है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो यह कहां हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। उस समय का कोलकाता और आज का कलकत्ता, तो कोलकाता में इसकी स्थापना होती है, और इसके प्रिंसिपल कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट थे। तो ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे आपको क्यों बताई? क्योंकि हिंदी गद्य के विकास में कहीं ना कहीं इनका महत्वपूर्ण हाथ होता है, क्योंकि इनका उद्देश्य होता था कि भारत में जो प्रशासनिक अधिकारी आएंगे उन्हें हम ट्रेनिंग देंगे भाषाओं की, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा? धीरे धीरे इसमें भाषा में गद्य का लेखन किया जाने लगा। अब दरअसल इनके अलावा दो नाम और आते हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह।
शिव प्रसाद सितारे हिंद है, ये हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के प्रयोग पर बल देते थे, लेकिन राजा लक्ष्मण सिंह है वो क्या चाहते थे कि भारत में जो हिंदी का रूप हो वो कैसा होना चाहिए, संस्कृत मिश्रित, मतलब तत्सम शब्दावलियों से युक्त भाषा जो हो उसमें किसी भी प्रकार की अन्य भाषा का मिश्रण नहीं होना चाहिए। किसके अनुसार, राजा लक्ष्मण सिंह के अनुसार। तो ये दो नाम और भी थे जो हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। अब हमें यह समझना है कि दूसरा ऐसा कौन सा कारण था जो भारत में गद्य का विकास को लेकर कार्य कर रहे थे। अब जैसे आप इसमें कैसे समझोगे, जैसे कि हम बात करें, एक है आपने सुना होगा समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधार आंदोलन ये क्या था, ये दरअसल हुआ क्या था, जैसा कि हमने आपको पिछले बार भी बताया था कि 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता पर एक अपना रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। उसके बाद में क्या होता है कि भारतीय लोगों ने जब अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की और इस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद वे विदेश गए, तो विदेश जाने के बाद में इन्होंने ये अनुभव किया कि भारत में समाज में धर्म में जो आडंबर है, कुरीतियां हैं, उन सबको दूर करना जरूरी है। अब जब वो दूर करने के लिए बीड़ा उठाएंगे तो उन्हें एक क्षेत्रीय भाषा का सहारा लेना पड़ेगा। क्षेत्रीय भाषा मतलब उस विराट स्तर की भाषा जहां पर वह इस कार्य को कर सकते हैं। मतलब ये है कि एक ऐसी भाषा जो सबके लिए समान रूप से सहज ग्राह्य हो, ठीक है। तो उस भाषा का नाम हम कह सकते हैं खड़ी बोली हिंदी या हिंदी ही हो सकती है, जो भारत के लगभग क्षेत्र पर बोली और समझी जा सकती थी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया कि जितने भी समाज सुधार आंदोलन हुए, जिसमें से पहले नाम आता है ब्रह्म समाज। क्या नाम आता है, ब्रह्म समाज, ठीक है। और ये जो दरअसल इसकी स्थापना हुई थी वो कलकत्ता में होती है 1828 में, और इसकी स्थापना कौन करते हैं, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया था, कुछ ऐसी कुरीतियां, अंधविश्वास, आडंबर जो हमारे समाज को, व्यवस्था को, धर्म को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, उन सबको मिटाने का प्रयास किया। क्योंकि किसी भी आंदोलन को एक अच्छा रूप देने के लिए, शब्द तक पहुंचाने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, और वो भाषा काव्य से ज्यादा पद्य में गद्य में ही काम कर सकती है। आप किसी भी भाषा में संवाद जो होता है वह गद्य में जितना सहज होता है उतना पद्य में नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उन्हें किस भाषा की आवश्यकता पड़ती है, एक ऐसी भाषा की जो वो हिंदी ही हो सकती थी। दूसरा जो समाज या समाज सुधार आंदोलन के रूप में है, तो उसका हम नाम दे सकते हैं आर्य समाज। आर्य समाज जिसकी स्थापना 1875 में होती है, और इसकी स्थापना होती है मुंबई में। और मुंबई में इसकी स्थापना कौन करते हैं, दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी इसकी स्थापना करते हैं। इनकी पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है, जो लगभग पूछा जाता है, और इसका प्रकाशन राजस्थान के अजमेर से होता है। और ये प्रश्न 2015 में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पहले प्रश्न पत्र की में पूछा गया था। और आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं प्रार्थना समाज। और ये प्रार्थना समाज कहाँ तक सीमित था, किस क्षेत्र में था, ये भी बंबई में था। इसकी स्थापना 1867 में होती है। और ये जो स्थापना होती है ये कहीं कहीं तो हमें महादेव गोविंद रानाडे का नाम मिलता है, और इतिहास में हम आत्माराम पांडुरंग को पढ़ते हैं। तो ये दोनों ही इन्होंने मिलकर ही ये काम किया था, और ये भी मुंबई में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद में एक एनी बिसेंट का नाम आता है, जिन्होंने भारत में 1882 में अड्यार मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक शाखा स्थापित की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसकी स्थापना लंदन में 1875 में होती है, और इसकी स्थापना करते हैं मैडम ब्लॉत्स्की और मिस्टर ओलकॉट। मैडम ब्लॉत्स्की और मिस्टर ओलकॉट, इन दोनों ने मिलकर किसकी स्थापना की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी, 1875 में की थी। और ये कहाँ की थी, लंदन में की थी।
ठीक है। और लेकिन इसकी एक शाखा भारत में खुलती है 1882 में। ये कहां खुलती है? अडयार में खुलती है। अडयार कहां पर है? मद्रास में। तत्कालीन मद्रास के पास क्या था? अडयार, वहां पर इसकी शाखा खोली जाती है। किसकी शाखा खोली जाती है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखा खोली जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना 1897 में होती है, और ये स्थापना कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद जी इसकी स्थापना करते हैं। तो आप यूं समझ सकते हो कि ये जो सारा का सारा घटनाक्रम हो रहा था, ये कहीं ना कहीं हमारी भाषा को प्रभावित कर रहा था। मतलब हिंदी गद्य के विकास में ये महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके चलते हिंदी गद्य का विकास होता है। अब दरअसल हम देखते हैं तीसरा कारण जो हमें यहां समझना होगा कि ईसाई धर्म प्रचारक। क्योंकि जब भारत में अंग्रेज राज्य स्थापित हो जाता है तो उन्होंने क्या किया? ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में करवाना शुरू कर दिया गया, और ये मिशन के माध्यम से अपना कार्य करते थे। और ये जो क्षेत्रीय मतलब तत्कालीन उस क्षेत्र विशेष की भाषा को लेकर वहां पर पैम्पलेट छपवाते थे, और लोगों में जो पैम्पलेट बांटते थे उसकी भाषा कौन सी होती थी? उसी क्षेत्र की भाषा होती थी। तो उस भाषा का सहारा लेकर इन्होंने जो पैम्पलेट छपवाने का काम किया, वो कहीं ना कहीं हमारी हिंदी भाषा या गद्यात्मक लेखन के माध्यम से ही संभव हो सकता था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि हिंदी में गद्य का विकास आधुनिक युग में ही क्यों होता है, क्योंकि ये तीन प्रमुख कारण होते हैं जिसको आप समझ सकते हो। जैसे इसमें पहला कारण है अंग्रेजों की नीति, धर्म सुधार या समाज सुधार आंदोलन, ठीक है, और समाज सुधार आंदोलन, उसके बाद में ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान। इस प्रकार से आप हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण काम करने वाले महत्वपूर्ण कारण क्या है उसको आप समझ सकते हो। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।